हेलो गाइस। हम पढ़ क्या रहे थे, हम बात किसकी कर रहे थे? वीडियोस। गाइस, हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं डिफरेंट साइंटिस्ट्स की। हमने जो इंडियन साइंटिस्ट्स हैं, चाहे वो पीसी महालानोबिस हैं, एम महालानोबिस हैं, चाहे वो विक्रम साराभाई हैं, जहांगीर बाबा जी हैं, होमी जहांगीर बाबा हैं, चाहे वो सीवी रमन है, चाहे वो चंद्रशेखर लिमिट है, चाहे वो चंद्रशेखर हैं, चाहे वो विश्वेश्वराया जी हैं। ओके। चाहे एस एन बॉस है, चाहे जगदीश चंद्र बॉस है। ओके। तो हमने इन और भी बड़े सारे साइंटिस्ट हैं, दिलीप महालनोबिस हैं, पीसी महालनोबिस हैं, ठीक है, हरगोविंद खुराना है, महा मेघनाथ साहा है, प्रफुल्ल चंद्रा रे है और जगदीश चंद्र बोस के बारे में हमने इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी अलग अलग फील्ड्स में, क्या इन्होंने इन्वेंट किया, क्या इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने किस फील्ड में काम किया, वो हमने डिस्कस किया। ओके। और हम पिछली वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाने में कंट्रीब्यूशन किया, डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस किया। इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया। इन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल प्रोजेक्ट 3 SLV 3 प्रोजेक्ट को बनाने में की रोल प्ले किया। इन्होंने प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट बैलियन, जिसमें सरफेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स आती हैं, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, वो भी इन्होंने डेवलप की। इन्होंने कलाम राजू स्टंट डेवलप किया, जिसने हार्ट सर्जरी की कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर दिया। ये चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे पीएम प्राइम मिनिस्टर के। तो इन्होंने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जिसमें 5 जो डेटोनेटर्स थे उसको सक्सेसफुली डेटोनेट किया, न्यूक्लियर डिवाइसेस को। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट किया। डीआरडीओ में इन्होंने डायरेक्टर रहे। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन्होंने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस रडार सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। इसरो में लीडरशिप रही इनकी, डीआरडीओ में लीडरशिप रही। अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी बनाने में की रोल प्ले किया, लाइक निशांत, लक्ष्य, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसने इंडिया की सर्विलांस, बेसिकली ड्रोन का काम क्या है, सर्विलांस करता है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का हमने तो डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको 10 मार्कर क्वेश्चन आएगा या 15 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि कंट्रीब्यूशन है इंडियन साइंटिस्ट की इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप उसको सेटिस्फैक्टरीली आप उस आंसर्स को लिख सकते हो। तो CNR रॉय, CNR रॉय की हम बात करते हैं। उसके बाद हम एस रामानुजम की बात करेंगे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फील्ड एंड टेक्नोलॉजी में। ओके। हम अभी बात करते हैं एक और जाने माने साइंटिस्ट, CN राव, फेमस साइंटिस्ट। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी की। तो इन्होंने डिस्कवरी की, सिंथेसाइज किया 1 2 3 कुपरेट्स कपरेट्स
123 कपरेट्स इन्होंने सिंथेसाइज किया। ये इनिशियल रिसर्चेस थे, वन ऑफ द इनिशियल रिसर्चेस। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी की। तो जो ऑपरेट कर जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पे। ओके, तो CNR राव इन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री पे इन्होंने काम किया। CNR राव जो था रिसर्च जिनकी ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड से थे, इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में और मटेरियल प्रॉपर्टीज में। स्ट्रक्चर में और प्रॉपर्टीज में इन्होंने रिलेशनशिप सेटअप किया। तो इसकी स्टडीज ने हमारे जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से वो बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं एट द एटॉमिक लेवल। तो CNR राव ने स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री और जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स थे उनके ऊपर इन्होंने अच्छे से डिस्कवरी की, इमेंस कंट्रीब्यूशन की। तो CNR राव रिसर्च की इन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स पे। तो इन्होंने क्या किया, बताया कि जो मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में और मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन होता है। तो इससे हमें पता चला कि किस तरह से जो है मटेरियल्स बिहेव कैसे करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी एट द एटॉमिक लेवल। तो मेटल ऑक्साइड्स के ऊपर रिसर्च की, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च की। इन्होंने 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल सच एज La2CuO4 La2CuO4 इन्होंने जो है फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल का सिंथेसिस किया। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का भी इन्होंने डिस्कवरी की। 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल की इन्होंने डिस्कवरी की। मेटल ऑक्साइड्स के ऊपर रिसर्च कैरी आउट किया। तो राव जो थे इन्होंने सिंथेसिस किया वाई जंक्शन कार्बन नैनो ट्यूब्स इन द मिड 90s। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स थी, वाई जंक्शन कार्बन नैनो ट्यूब्स, उसको इन्होंने सिंथेसिस किया। तो इन्होंने नैनो मटेरियल के केस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की। इन्होंने एडवांसमेंट की मटेरियल साइंस में, नैनो टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हाइड्रोजन, देखो नैनो मटेरियल में और मटेरियल साइंस में, हाइब्रिड मटेरियल्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की। वाई जंक्शन कार्बन नैनो ट्यूब इन्होंने बनाए। इन्होंने जो मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशंस के ऊपर काम किया। इन्होंने जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी की। इन्होंने 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल को की सिंथेसिस की। इन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के ऊपर इन्होंने काम किया। तो हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च, हाइड्रोजन को किस तरह से हम एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स हम बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं हाइड्रोजन एनर्जी के, किस तरह से हमने
हाइड्रोजन को स्टोरेज कैसे करना है, फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैसे करनी है, सोलर प्रोडक्शन कैसे करनी है। ओके, तो अब इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया, इनको एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड मिला गया, ताकि इन्होंने पायनियरिंग वर्क किया, प्रमोट किया हाइड्रोजन एनर्जी को, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड की बेनिफिट के लिए इन्होंने हाइड्रोजन एनर्जी को प्रमोट किया, तो इनको एनर्जी फ्रंटियर्स का अवार्ड से नवाजा गया। इनको इन्होंने जो है हाइड्रोजन के रिलेटेड उसकी स्टोरेज कैसे करनी है, उसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है ना, उसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काम किया इन्होंने। ठीक है, तो हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च के ऊपर इन्होंने काम किया, नैनो मटेरियल के ऊपर काम किया। ओके, तो इन्होंने नैनो मटेरियल में काम किया, सेनार राव ने। इन्होंने हाइड्रोजन की रिसर्च में इन्होंने काम किया। इन्होंने वाई जंक्शन कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाए। इन्होंने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी की। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम किया, हाइड्रोजन एनर्जी की फील्ड में काम किया। इन्होंने मेटल ऑक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री पे काम किया। इन्होंने बताया कि रिलेशन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी किया। तो ये पायनियरिंग सिंथेसिस थी कि इन्होंने जो 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल है La2CuO4, La2CuO4, तो ये 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल की इन्होंने क्या की, इन्होंने सिंथेसिस की। CNR राव, अब्दुल कलाम, दिलीप महाल नोबिस, इनके बारे में बात की हमने। उसके बाद हमने बात की सी रामानुजम की। सी रामानुजम आगे बढ़ते हैं हम। आप सी रामानुजम की बात करें तो इन्होंने थ्योरी ऑफ पार्टीशन पे काम किया। ओके, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से होल नंबर जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल द नंबर 3 कैन बी पार्टीशनड एज 1 + 1 + 1 और 2 + 1। तो थ्योरी ऑफ पार्टीशन पे इसने काम किया। तो मॉक थीटा फंक्शन, तो इस पे काम किया इन्होंने। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मॉक थीटा फंक्शन का, जो वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, और थीटा फंक्शन पे इन्होंने काम किया। ओके, और ये इन्होंने इनकी जो ये कंट्रीब्यूशन ने क्या किया, मैथमेटिकल एनालिसिस को एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस में एप्लीकेशंस मिली। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी है फिजिक्स में, उसमें एप्लीकेशन मिली मॉक थीटा फंक्शन की। ओके, तो इन्होंने पार्टीशंस के ऊपर काम किया, इन्होंने मॉक थीटा के ऊपर काम किया, उन्होंने ब्लैक होल्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज क्या है उसको स्टडी किया।
तो क्वांटम एंट्रोपी अगर हमने स्टडी करनी है ब्लैक होल्स की, वो उसमें कंट्रीब्यूट किया। इससे क्या हुआ, जो फिजिक्स थे उनको ब्लैक होल्स को अंडरस्टैंड करने में अच्छे से, बेटर तरीके से वो अंडरस्टैंड करने लगे। और जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया यूनिवर्स का। ओके, इन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया। ये ट्रेडिशनल मैथमेटिशियंस से परे थे। इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स को इम्पैक्ट किया, क्वांटम मैकेनिक्स को पे काम किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया। ओके, तो इन्होंने मैथमेटिक्स में इनकी रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसी दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो हमने सी रामानुजन के बारे में, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, की रोल, इनके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने स्टडी किया। इन्होंने ब्लैक होल को स्टडी किया, जो यूनिवर्स का फंडामेंटल नेचर है उसको स्टडी करने में हेल्प किया। इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया, क्वांटम फिजिक्स पे काम किया। इन्होंने थ्योरी ऑफ पार्टीशन दी कि हम किस तरह से एक इंटीजर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ बेस, किस तरह से। तो मॉक थीटा फंक्शन दिया इन्होंने। तो जो स्ट्रिंग की थ्योरी है फिजिक्स में, उसमें मॉक थीटा फंक्शन और पार्टीशन की थ्योरी ने हेल्प किया। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मॉक थीटा फंक्शन। तो इसने मॉडर्न मैथमेटिकल एनालिसिस में हेल्प किया। मॉक थीटा फंक्शन आपको इतना ही याद रखना है, याद रहे आपको, डीप नहीं जाना है, आपने उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है। ओके, डीप एनालिसिस नहीं करना है, उससे आपका टाइम वेस्ट होएगा। आपने क्वेश्चन की डिमांड देखनी है और कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है वो देखना है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर एक फॉर्मेट में उसको लिखना है। ओके गाइस, सी रामानुजम की कंट्रीब्यूशन को हमने देखा कि क्या कंट्रीब्यूशन किया। ओके गाइस, तो आई थिंक हमने इंडियंस की अचीवमेंट क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो हमने किया है। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन आया था, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स डन बाय सत्येंद्र नाथ बॉस, और इसने किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया फील्ड ऑफ फिजिक्स को, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, अगर ये रिपीट होता है तो ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। So how was India benefited from the contribution of S.M. Vishwesvaraya and S.M.S. Swaminathan in the field of water engineering or agricultural research? ये आप क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को भी आप ब्यूटीफुली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो एम विश्वेश्वरैया हो, एम एस स्वामीनाथन हो, उन्होंने काम किया वाटर इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर साइंस में। ओके, तो ये क्वेश्चंस आए हैं। तो विद दिस हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अगर हम इसको एक क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है। तो टॉपिक का नाम क्या था? इंडियंस की क्या कंट्रीब्यूशन है, अचीवमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब जगदीश चंद्र बोस से हमने शुरुआत की थी, तो इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि किस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई, और उनमें एक फिजियोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। क्रेस्कोग्राफ को इन्होंने अच्छे से स्टडी किया। क्रेस्कोग्राफ क्या था? तो ये प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करता था। इन्होंने रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन में इन्होंने काम किया। माइक्रोवेव रिसर्च में इन्होंने काम किया। अब माइक्रोवेव रिसर्च का रोल कहाँ पे है? माइक्रोवेव का रोल आपको टेली कम्युनिकेशन में मिलेगा, आपको रेडार सिस्टम में मिलेगा। इन्होंने रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्टडी की इन्होंने, जिसमें वेवलेंथ्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती हैं? वेवलेंथ्स होती हैं, मिलीमीटर वेवलेंथ्स होती हैं, जो कि ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन्होंने बताया कि वायरलेस कम्युनिकेशन की क्या पोटेंशियल है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बताया। प्रफुल्ल चंद्रा रे, प्रफुल्ल चंद्रा रे क्या थे? इन्होंने ये फादर थे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। इन्होंने केमिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने एजुकेशन और साइंस कम्युनिकेशन में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इन्होंने केमिस्ट्री की रिसर्च लेबोरेटरी प्रफुल्ल चंद्रा रे ने बनाई, एस्टैब्लिश की। और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ये क्या थे? ये फाउंडर भी थे, फादर भी थे। और इन्होंने प्रफुल्ल चंद्रा रे ने बात करी साइंस को प्रमोशन करने की, एजुकेशन को प्रमोशन करने की, साइंस को, एजुकेशन एंड साइंस को प्रमोशन करने की बात की। तो इन्होंने केमिकल रिसर्च में काम किया। इन्होंने जो बड़े केमिकल रिएक्शंस के ऊपर स्टडी किया। इन्होंने न्यू कंपाउंड्स का एनालिसिस किया, केमिकल रिएक्शन स्टडी की प्रफुल्ल चंद्रा रे ने। उसके बाद हम बात करते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को जानते हैं कि ये फर्स्ट एशिया का था जिसको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। किसके लिए? इन्होंने सीवी रमन इफेक्ट को स्टडी किया था। तो इन्होंने कहा कि जब लाइट, इन्होंने बताया कि इंटरेक्शन होती है लाइट की, तो किस तरह से जो है उसकी लाइट जो है वो फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, और उसकी वेवलेंथ में क्या होता है? चेंज आती है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी इसमें काम किया इन्होंने। ओके, इन्होंने मॉलिक्यूल्स के ऊपर, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन्होंने जो मॉलिक्यूल्स की रोटेशन होती है, वाइब्रेशंस होती है, तो मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन है, उसके ऊपर स्टडी की। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात अगर हम करें, रमन इफेक्ट के ऊपर एनालिटिकल टूल है ये। तो
अब ऑप्टिक्स के ऊपर बात की, इन्होंने बताया कि किस तरह से लाइट जब ट्रैवल करती है डिफरेंट मीडिया में, मैटर में हमने बात की, तो किस तरह से वो स्कैटर हो जाती है लाइट, डिविएट हो जाती है अपने पाथ से। तो अब इन्होंने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सप्लेन किया, किस तरह से स्कैटरिंग लाइट हो जाती है। तो अब किस तरह से लाइट जो है वो बिहेवियर क्या है लाइट का, उसको समझा इन्होंने। स्पेक्ट्रोस्कोपी से इन्होंने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया। उसके बाद मेघनाथ साहा, ये एस्ट्रोफिजिक्स थे मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा ने सेलेस्टियल बॉडीज, स्टेलर स्पेक्ट्रा को स्टडी किया। इन्होंने साहा इक्वेशन दी, इन्होंने साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन दी 1920 में। देखो, जब इंडिया एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, तो उस टाइम पे भी हमारे इंडिया के साइंटिस्ट अपनी अपनी फील्ड में इमेंस कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट अचीव कर रहे थे। अब साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन की बात करें तो साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन इन्होंने दी, साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन इन्होंने दी। तो साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन से क्या हुआ, तो हमने मैटर को, उसकी आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ मैटर की हमने स्टडी की। तो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की स्टीनर स्पेक्ट्रा की। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, जिसको हम बोलते हैं साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, वो एस्टेब्लिश किया कोलकाता में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी एस्टेब्लिश किया। आयोनाइजेशन किसकी आयोनाइज्ड होते हैं मैटर, उसके ऊपर स्टडी की। इन्होंने एनालाइज किया स्टीनर स्पेक्ट्रा को। ये हमने बात की मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा की बात की, सीवी रमन की बात की, प्रफुल्ल चंद्रा रे की बात की, जगदीश चंद्र बोस की बात की। तो एस एन बोस की बात अगर हम करें, एस एन बोस जो थे, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इन्होंने दिया। इन्होंने बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर काम किया। इन्होंने क्या किया, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। तो इन्होंने डिस्कवर किया बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो ये एक बेसिकली है क्या, एक यूनिक स्टेट है मैटर की, ये हमें लो टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। तो जहाँ पे बोसोनिक पार्टिकल जो होते हैं, बोसोन आइंस्टाइन कंडेंसेट का कॉन्सेप्ट दिया। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट में किस तरह से बोसोनिक पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया। एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर है ये लो टेम्परेचर में। तो इन्होंने, अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट से क्या हुआ, क्वांटम फिजिक्स में एस एन बॉस ने भी कंट्रीब्यूट किया। एस्ट्रोफिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, चाहे वो ये स्टीलर स्पेक्ट्रा हो, उसमें साहा ने कंट्रीब्यूट किया। एस एन बॉस ने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम किया और सुपर कनेक्टिविटी फील्ड के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशंस थी। होमी जे बाबा, होमी जहांगीर बाबा, ये कौन थे, ये ये इन्होंने, ये फादर थे इंडियन न्यूक्लियर साइंस, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के। ओके,
ओके गाइस, तो होमी जे बाबा जो थे फादर थे इंडियन न्यूक्लियर स्पेस प्रोग्राम के। तो इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फंडामेंटल रिसर्च सेटअप किया और होमी जे बाबा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। ओके, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इन्होंने इमेंस कंट्रीब्यूशन की। इन्होंने कॉस्मिक रेस के ऊपर रिसर्च की कि किस तरह से बाबा स्कैटरिंग थ्योरी जो है, बाबा स्कैटरिंग थ्योरी क्या बोलती है, एक्सप्लेन करती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो फादर थे न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया इन्होंने। ये न्यूक्लियर फिजिक्स थे होमी जे बाबा। तो इन्होंने यही एक शख्स थे जिन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ज़रिए इंडिया की जो ग्रोइंग एनर्जी नीड थी उसको सस्टेनेबल वे में फुलफिल करने के लिए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन की। अब हम बात करते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, सॉरी मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में इन 1968। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेनेटिक कोड को डिसाइफर किया। तो अब जेनेटिक कोड जो है वो किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, डीएनए किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसके ऊपर वर्क किया। इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंथेसिस कैसी होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, वो की लेबोरेटरी में। तो अब किस तरह से अब स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से अमीनो एसिड्स बनाता है, न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है। सीक्वेंस हमने स्टडी किया अमीनो एसिड्स का प्रोटीन्स में, किस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो प्रोटीन्स को बनाता है, वो इन्होंने स्टडी किया। तो इन्होंने डी जेनेटिक कोड को स्टडी किया और जेनेटिक कोड को डी कोड किया और इसको प्रोटीन सिंथेसिस से हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और सिंथेटिक अमीनो न्यूक्लिक एसिड्स भी इन्होंने सिंथेसाइज किए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्होंने काम कैरी आउट किया। ठीक है ना, किस तरह से हम जीन को मैनिपुलेशन करते हैं हम, और उसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं कहाँ पे, इसमें एग्रीकल्चर में, नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। किसकी, जीन मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स की मेडिसिन में भी होती है इसकी एप्लीकेशन, इसका एग्रीकल्चर में भी होती है और इसकी बायोटेक्नोलॉजी में भी होती है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना। उसके बाद आते हैं विक्रम साराभाई। तो ये क्या थे, पाइनियर थे। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन्होंने जो है इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था उसको इनिशिएट किया और इन्होंने बताया कि क्या किस तरह से हम जो है इंडिया को सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। और स्पेस प्रोग्राम की रोल रिमोट सेंसिंग में, कम्युनिकेशन में, मटीरियोलॉजी में, एजुकेशन में क्या रोल है उसके ऊपर फोकस किया। ओके, तो इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया।
तो इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो डेवलप की आर्यभट्टा, विक्रम साराभाई ने। तो विक्रम साराभाई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उसकी एस्टेब्लिशमेंट में भी की रोल प्ले किया। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में भी की रोल प्ले किया। ओके, तो उसके बाद आते हैं एस चंद्रशेखरन। एस चंद्रशेखरन ने क्या किया, इन्होंने जैसे वो थे ना स्टीलर स्टीलर स्पेक्ट्रा के ऊपर साहा जो थे, जो मेघनाथ साहा, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, क्वांटम फिजिक्स में भी कंट्रीब्यूशन किया। एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट बनाई। तो उसमें ये बताया कि कितना मैक्सिमम मास जो एक स्टेबल वाइट डवार्फ स्टार कितना मैक्सिमम मास अटेन कर सकता है। तो इन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी स्टार का मास अगर 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन से बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, वो कोलैप्स कर जाता है अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। और क्या होता है कि उसमें एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और ब्लैक होल होता है। ओके, तो स्टीलर, तो चंद्रशेखरन लिमिट की बात करें। ओके, तो उसके बाद आता है स्टीलर चंद्रशेखर लिमिट। उसके बाद स्टीलर स्ट्रक्चर, उन्होंने स्टार के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसकी कंपोजिशन को स्टडी किया और उसकी एवोल्यूशन को भी इन्होंने स्टडी किया। ओके, स्टीलर स्ट्रक्चर, और इसमें एस चंद्रशेखर ने, इन्होंने थ्योरी ऑफ वाइट ड्वार्फ्स भी दी, एक्रेशन थ्योरी दी कि किस तरह से मैटर जो है वो अक्यूमुलेट होता है और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बनाता है, एक्स्ट्रा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बनाता है। तो ओके, तो इन्होंने काफ़ी, एस चंद्रशेखरन ने लिमिट किया। इन्होंने बताया कि वाइट ड्वार्फ कितना मास जो है वो रख सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि थ्योरी ऑफ वाइट ड्वार्फ्स को एक्सप्लेन किया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वाइट ड्वार्फ्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मास रेडियस रिलेशनशिप क्या है वो हमने डिस्कस किया, इन्होंने डिस्कस किया। एक्रेशन थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। एम विश्वेश्वराया, जो ये चीफ इंजीनियर थे और इन्होंने कंट्रीब्यूशन की इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में और इम्प्लीमेंटेशन किया, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन किया इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का। ओके, इन्होंने डैम्स बनाई, फ्लड कंट्रोल मेजर्स किए, इन्होंने सल्यूस गेट सिस्टम एस्टेब्लिश किया, किस तरह से हम पानी को मैनेज कर सकते हैं गेट सिस्टम से। तो इन्होंने एक ये चीफ इंजीनियर भी थे, इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, फ्लड कंट्रोल किया, वाटर मैनेजमेंट किया इन्होंने, एम विश्वेश्वराया ने। ओके, तो उसके बाद एजुकेशनल और साइंस को बढ़ावे में इन्होंने फोकस किया। इन्होंने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में भी फोकस कैरी आउट किया। इन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर में, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी विश्वराया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलोर में सेटअप की, सब दैट इज प्रिंसिपल एम विश्वेश्वराया। उसके बाद आते हैं एम एन स्वामीनाथन। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया इंडिया में। इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस की, इससे हम कैसे हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्होंने जेनेटिक रिसोर्सेज को एक एक डेटाबेस बनाने की बात की और हम उसको फ्यूचर रिसर्च में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक कोड जो थे, खुराना जी, हरगोविंद खुराना, तो उन्होंने डी कोड किया जेनेटिक कोड को। ऐसी विश्व ये स्वामीनाथन ने
कंजर्वेशन की बात की। पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस ने क्या किया, पीसी महालोनोबिस डिस्टेंस बताया। तो इन्होंने बताया कि किस, ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस है, मैथमेटिकल फंक्शन है ये स्टैटिस्टिकल मेजर है कि हमने जो सैंपल के बीच में, मेजर के बीच, सैंपल्स के बीच में, और हमने किसके साथ उसको रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसको हमने के बीच में सिमिलरिटी को असेस करने के लिए पीसी महालोनोबिस डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन किया। इसको मल्टीवेरिएट एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पीसी महालोनोबिस ये स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे को एस्टेब्लिश करने के लिए योगदान दिया। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन करी। इन्होंने जो कहा कि किस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स से प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैरी आउट कर सकते हैं। इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में अपनी कंट्रीब्यूशन की थी। एग्रीकल्चर में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की कि किस तरह से हम डाटा कलेक्शन से हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में बताया कि किस तरह से हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स हम कर सकते हैं, एडवांसमेंट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स की। ओके, तो इन्होंने डिज़ाइन भी बताया, एक्सपेरिमेंट्स के डिज़ाइन भी किए इन्होंने, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं एमपीसी महालानोबिस और दिलीप महालानोबिस की बात करते हैं। दिलीप महालानोबिस ने ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जब कॉलरा आउटब्रेक हुआ। कहाँ पे? कोलकाता में। इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने इजिप्ट में काम किया, कॉलरा मैनेजमेंट में, अफगानिस्तान में काम किया, यमन में काम किया। तो जब इन्होंने जो है, एक बेसिकली ये कौन थे, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर थे। एक जॉन्स हॉपकिंस इंटरनेशनल सेंटर था, जॉन हॉपकिंस इंटरनेशनल सेंटर था फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन कोलकाता। ओके, तो कोलरा कंट्रोल में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की, ऑरली हाइड्रेशन थेरेपी दी दिलीप महालानोबिस ने। और पीसी महालानोबिस ये तो स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने बड़ा ज़्यादा काम किया स्टैटिस्टिक्स में। सैम्पलिंग मेथड्स को इन्होंने एडवांसमेंट मेथड्स बनाए। ठीक है, इन्होंने डिज़ाइन किया एक्सपेरिमेंट्स को, उसमें कंट्रीब्यूशन किया। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली व्हीकल्स SLV 3 प्रोजेक्ट में काम किया। इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया उससे। इन्होंने प्रोजेक्ट डेविल जिसमें स्मॉल सरफेस टू सरफेस मिसाइल शॉर्ट रेंज बनाई, और प्रोजेक्ट वैलिएंट जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में इन्होंने ग्राउंड वर्क कैरी किया। इन्होंने एम था और इनिशिएट किया और ग्राउंड वर्क कैरी आउट किया फ्यूचर बैलिस्टिक मिसाइल्स में, और अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई। तो ये ड्राइविंग फोर्स थे, की रोल प्ले किया इन्होंने अग्नि मिसाइल में, पृथ्वी मिसाइल में। और पोखरान जो 2 जिसको हम बोलते हैं पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ अंडर ऑपरेशन शक्ति, तो इसमें ये चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। तो इन्होंने की रोल प्ले किया प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में। और उसके बाद इन्होंने कलाम राजू स्टंट बनाया, कलाम राजू टैबलेट बनाया, इंडिजिनस क्रायो इंजन डेवलपमेंट किया। क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट का काम क्या है, ये हैवी पेलोड्स को ये क्या करता है, ये लॉन्च करता है स्पेस में हैवी पेलोड्स। जैसे हमने सक्सेसफुली GSLV D5 लॉन्च किया। तो ये इन्होंने डायरेक्टर रहे DRDO के। इसरो में भी इन्होंने लीडरशिप का रोल प्ले किया। इन्होंने एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV लॉन्च किया, जिसने इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया, सर्वेलांस कैपेसिटीज को इंक्रीज किया। अब CNR राव की बात करते हैं। CNR राव ने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स में काम किया। इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, है ना। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और स्ट्रक्चरल उसकी केमिस्ट्री क्या होती है। ओके, मेटल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स की। ओके, तो इन्होंने 2 डायमेंशनल ऑक्साइड्स मटेरियल इन्होंने सिंथेसाइज किया। ओके, जैसे La2CuO2।
तो इन्होंने डिस्कवर किया वाई जंक्शन कार्बन नैनो ट्यूब्स। इन्होंने नैनो मटेरियल्स डेवलप किए, हाइब्रिड मटेरियल्स डेवलप किए। इन्होंने हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर रिसर्च किया। तो CNR राव ने बड़ा कुछ किया है। इन्होंने हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर रिसर्च की। इन्होंने हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर बड़ा कुछ किया है, ज़्यादा काम किया है। CNR राव ने हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च के ऊपर काम किया है। इन्होंने नैनो मटेरियल जो है बनाए हैं, हाइब्रिड मटेरियल बनाए हैं। इन्होंने बाई जंक्शन कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाए हैं। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को इन्होंने डिस्कवर किया है। 2 डायमेंशनल ऑक्साइड मटेरियल्स इन्होंने बनाए हैं, जैसे La2CuO2 CNR राव ने। तो काफ़ी पाइंडरिंग वर्क है, CNR राव का पाइंडरिंग वर्क है। S रामानुजम का की रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन्होंने थ्योरी ऑफ पार्टीशन को एक्सप्लेन किया। इन्होंने मॉक थीटा फंक्शंस को एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकल फंक्शन है ये। इन्होंने ब्लैक होल को एक्सप्लेन किया। क्वांटम फिजिक्स के ऊपर इन्होंने स्टडी की। इन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। कैसे किया कंट्रीब्यूशन? इन्होंने, आपको जिज्ञासा ये आ रही होगी दिमाग में, आप में ये क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो इन्होंने टूल्स प्रोवाइड किए, फ्रेमवर्क्स दिया कि हमने क्वांटम एस्पेक्ट्स कैसे स्टडी कर सकते हैं इस यूनिवर्स का। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स ये क्या है? मॉडर्न फिजिक्स का कंपोनेंट्स है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का कंपोनेंट है, मॉडर्न फिजिक्स का कंपोनेंट है। तो उसके ऊपर इन्होंने काम किया। लेगेसी एंड कंट्रीब्यूशन, इसकी अब इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एस रामानुजम एनुअली 22 दिसंबर को एस रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट एटलीस्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी, हम नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। ओके, अब नैनो, इसमें हम मैटर की बात करते हैं। हम इसमें मैटर को कंट्रोल करते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन इसमें आते हैं। इसको हम क्या करते हैं? हम कंट्रोल करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं एट द नैनो स्केल। अब नैनो स्केल क्या हो गया? जिसकी रेंज क्या होती है? 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स, 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स। तो आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि नैनोमीटर क्या होता है। तो मैं ये आपको बता दूं, इसको मैं रिलेट करता हूँ सेंटीमीटर्स के साथ, मिलीमीटर्स के साथ। तो ये बिल्कुल माइक्रो माइक्रो लेवल पे ये मैटर के साथ डील करता है। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एटॉमिक लेवल पे मैटर को, हम मटेरियल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम किस लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, सुपरा मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि
अब इन मटेरियल की जब हम नैनो लेवल पे इनको स्टडी करते हैं तो इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टीज आती हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से इनकी एप्लीकेशंस और फंक्शनैलिटीज जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम इनको मैनिपुलेट कर दें मटेरियल्स को, तो हम साइंटिस्ट जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, वो न्यू मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं इन मटेरियल्स को मैनिपुलेट करके, और हम प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकते हैं। हम ज़्यादा एफिशिएंट हम डिवाइसेस बना सकते हैं, सिस्टम्स बना सकते हैं, और हम बड़े सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं। किस फील्ड में? हम स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में, और एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में, और मैनी मोर। ओके, अब एप्लीकेशंस क्या है नैनो टेक्नोलॉजी की? देखो, मैंने समझा दिया कि आपको डिटेल में। होता क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, हम समझते हैं मटेरियल को एट द एटॉमिक लेवल, एट द मॉलिक्यूलर लेवल, एट द सुपर मॉलिक्यूलर लेवल। तो नैनो स्केल पे जिसकी रेंज होती है 1 से 100 नैनोमीटर, तो उस स्केल पे हम मटेरियल्स, मैटर्स की डिज़ाइन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम इसको रीडिज़ाइनिंग करते हैं। तो उससे वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ में एनहांसमेंट हो जाती है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ पे काम आती हैं? फील्ड ऑफ मेडिसिन में, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। ओके, और बड़े सारे फील्ड्स में इसकी हेल्प हमें मिलती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अदर फील्ड्स सच एज मेडिसिन। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? तो हम पैकेजिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो जब क्या होता है कि कलर चेंज करता है अपना, जब फूड स्पाइल होता है, और रिलीज एंटी माइक्रोबियल एजेंट करता है। तो ये सोशल लाइफ को स्मार्ट पैकेजिंग, हम इसकी, देखो, स्मार्ट पैकेजिंग करके ना हम फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, हम फूड की वेस्टेज को कम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट पैकेजिंग। तो नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो अब उसके बाद आता है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। लैपटॉप को गिर गया। ओके, तो हम इसका एडवांटेजेस क्या है गोल्ड नैनो पार्टिकल का? तो इससे हम क्या बना सकते हैं?
सेल्स बना सकते हैं, फोटो वोल्टाइक सेल्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो कैसे जीएनपीस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, तो सोलर रेडिएशन को ज्यादा ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ग्रेटर सोलर रेडिएशन अब्जॉर्बिंग एबिलिटी होती है इनमें। ठीक है, तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की हमने बात की। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी एप्लीकेशंस क्या है। अब इसकी हमने बात की, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसकी चलती है बात, क्योंकि ये क्या काम करता है, फोटोवोल्टाइक सेल्स हम बना सकते हैं, सेल्स हम बना सकते हैं। इसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्वांटम डॉट्स ओएलईडी स्क्रीन में, तो हमें स्क्रीन हमें डिस्प्ले की क्वालिटी एनहांस होती है, और कलर्स हमें बड़े सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, हम क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं किसमें, ओएलईडी स्क्रीन से। और इससे क्या होता है, डिस्प्ले बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है डिस्प्ले की, और वाइब्रेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कार्बन जो नैनो ट्यूब्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो सिलिकॉन बेस्ड चिप्स होते हैं उसको रिप्लेस कर सकता है कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो हम चिप्स में भी इसमें बना सकते हैं, हम इसको ओएलईडी टेक्नोलॉजी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सिग्निफिकेंस है। अब स्पेस में क्या है, अब कार्बन, सेम कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे, जो हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे सिलिकॉन बेस्ड चिप्स की, रिप्लेसमेंट कर रहे थे ना कि नहीं कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, सिलिकॉन बेस्ड चिप्स की हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, एक फास्टर प्रोसेसर हम डेवलप कर पा रहे थे, एफिशिएंट प्रोसेसर हम डेवलप पा रहे थे। तो स्पेस क्या है, आपने इसमें डीप नहीं जाना है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का हम स्पेस की शिप्स हैं, वो हम उसका वेट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए हम उसकी वेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं स्पेस शिप्स का। तो स्पेस में भी इसका काम आ सकता है नैनो पार्टिकल्स का। तो ये मैंने बताया आपको टेक्नोलॉजिकल इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है नैनो टेक्नोलॉजी की। हम नैनो कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल नैनो कैपेबिलिटी तक ही स्टडी करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी को हम डिटेल में लैबोरेटरी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे गाइस। तो हम बेसिकली अब अगर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें, तो 2020 में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट्स हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर में, किस तरह से वो हेल्प कर रहा है। पर्टिकुलर सेक्टर को पूछ लिया उन्होंने, जनरल नहीं। एक तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, और हेल्थ सेक्टर में कैसे, क्या उसकी यूटिलिटी है। और 2016 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी क्यों है 21st सेंचुरी में। सेम सैलेंट फीचर्स क्या है, जो गवर्नमेंट का जो मिशन है नैनो टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसकी जो है एप्लीकेशन क्या है, जो डेवलपमेंट कंट्री की हो रही है, उसमें से हम कैसे ये कंट्रीब्यूट कर सकता है डेवलपमेंट में, कंट्री की डेवलपमेंट में, वो हमने डिस्कस करना है, हमने सैलेंट फीचर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली हमने डेफिनेशन पढ़ी कि हम माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे मटेरियल्स को बिहेवियर स्टडी करते हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट पैकेजिंग से, इससे हम फूड की स्पॉइलेज को रोक सकते हैं। हम गोल्डन नैनो पार्टिकल्स बना के हम क्या कर सकते हैं,
हम ये मटेरियल गोल्ड नैनो पार्टिकल से क्या होता है, जो रेडिएशन की अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, तो और ये स्टेबल भी होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, और इसको हम फोटोवोल्टाइक सेल्स में हम इसको कंट्रीब्यूट बना सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स हम बना सकते हैं। इसके ग्रेटर सोशल रेडिएशन अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इसकी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें, हम क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं ओएलईडी टेक्नोलॉजी में। आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलिकॉन से चिप्स बनाते हैं, उसको हम कार्बन नैनो ट्यूब से चिप्स बना सकते हैं। ओके, हम स्पेस में इसकी हेल्प ले सकते हैं, स्पेस में हम स्पेस शिप्स के वेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करके। ओके, इंडस्ट्रीज में हम इसकी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो ये था टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे नैनो टेक्नोलॉजी की। तो गाइस इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे, तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक्स गाइस।